ठोस अवस्था हो गया, ठोस की परिभाषा हो गया, ठोसों का वर्गीकरण हो गया, क्रिस्टल या चालक हो गया, हेनरी का नियम हो गया, मोलरता हो गया, मोललता हो गया, राउल्ट का नियम हो गया। अगर इन सभी टॉपिक्स को आप लोग याद कर लें तो आपको इस परीक्षा में कोई फेल नहीं कर सकता है। हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में आप लोगों को बोर्ड एग्जाम के क्लास 12 के केमिस्ट्री सब्जेक्ट के सभी चैप्टर से 100 टॉपिक्स लेकर आया हूँ। सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक्स लेकर आया हूँ। इसको अगर आप लोग पूरा देख ले रहे हैं, सभी टॉपिक्स को आप लोग पूरा याद कर ले रहे हैं या फिर पूरा दोहरा दे रहे हैं, तो आप लोगों को इस परीक्षा में 95 नंबर से कम नहीं आएगा, इससे अधिक आएगा, मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। तो इसीलिए आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए, सभी टॉपिक्स को देखिए कि कौन कौन टॉपिक्स महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो पर आप लोग बने रहिए, वीडियो को फुल वॉच कीजिए। उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि ये वीडियो बनाने में, लिखने में, पढ़ने में, समझने में, आप लोगों को समझाने में बहुत मेहनत लगता है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट। तो यहाँ पर देखिए चैप्टर 1 से है। चैप्टर 1 से है ठोस अवस्था, और ठोस अवस्था में ठोस की परिभाषा आप लोग याद कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। और उसके बाद देखिए दूसरा है ठोसों का वर्गीकरण। ठोसों का वर्गीकरण में जैसे आ गया ठोस के प्रकार। ठोस के प्रकार में देखिए जैसे ठोस 2 प्रकार का होता है, क्रिस्टल ठोस और अक्रिस्टल ठोस। ये भी क्रिस्टल ठोस, अक्रिस्टल ठोस, ये भी कई प्रकार का होता है। तो इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा और अच्छे से समझ लीजिएगा। अगर आप मान लीजिए आप लोग को नहीं आ रहा है तो इस पर बोल दीजिएगा, मैं वीडियो बना दूंगा। जो भी टॉपिक समझ में नहीं आएगा उस पर आप लोग बता दीजिएगा, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा और अच्छे से पेपर दे दीजिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेकर आया हूँ। अब नेक्स्ट देखिए क्रिस्टल जालक या त्रिविम चालक। अब उसके बाद है एकक कोष्टिका, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसको भी आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा और देख लीजिएगा। और नेक्स्ट है संकुलन क्षमता। संकुलन क्षमता ये भी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए पहला चैप्टर से इतना हो गया, अब दूसरा चैप्टर है, यहाँ से दूसरा चैप्टर स्टार्ट हो जाता है। तो दूसरा चैप्टर में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है विलयन तथा विलयनों के प्रकार। विलयन का परिभाषा याद कर लीजिएगा और विलयनों के प्रकार याद कर लीजिएगा, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, ये भी परीक्षा में अक्सर आता है। अब नेक्स्ट देखिए हेनरी का नियम, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा, ये भी जरूर पूछा जाता है। अब आगे देखिए है मोलालता। मोलालता है, फिर मोलालता है, इसको भी आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। मोल प्रभाज या मोल अंश, ये भी इंपॉर्टेंट है। राउल्ट का नियम, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए आदर्श तथा अनादर्श विलयन। आदर्श तथा अनादर्श विलयन, इसको भी आप लोग देख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए परासरण तथा परासरण दाब, ये इसको भी याद कर लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए नेक्स्ट है दूसरा चैप्टर समाप्त हुआ, अब तीसरा चैप्टर देखिए। तीसरा चैप्टर से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, तो पहला है विद्युत चालकों के प्रकार। विद्युत चालकों के प्रकार मतलब विद्युत चालक कितने प्रकार के होते हैं, इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट है विशिष्ट चालकत्व या चालकता, इसको भी आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। मोलर चालकता, कोराउल्स का नियम, फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड हो गया, इलेक्ट्रोड विभव हो गया, इसको भी आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा, इसको भी और इलेक्ट्रोड को भी। ये इलेक्ट्रोड 2 प्रकार का होता है, धनात्मक तथा ऋणात्मक, इसको भी अच्छे से देख लीजिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए नेक्स्ट है विद्युत रासायनिक सेल। विद्युत रासायनिक सेल ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। नेक्स्ट है 22 नंबर विद्युत रासायनिक श्रेणी। विद्युत रासायनिक श्रेणी को आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है 23 नंबर सेल का विद्युत वाहक बल। सेल का विद्युत वाहक बल, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब तीसरा चैप्टर समाप्त हुआ, चौथा चैप्टर से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है अभिक्रिया दर तथा अभिक्रिया दर या वेग, इसको भी आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं ढूंढ कर लाया हूँ सभी चैप्टर से। तो इसीलिए सभी टॉपिक्स को आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा और परीक्षा अच्छे से दीजिएगा। देखिए नेक्स्ट है 25 नंबर वेग या दर व्यंजक। वेग या दर व्यंजक, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है अभिक्रिया कोटि ज्ञात करने की विधियाँ। अभिक्रिया कोटि ज्ञात करने की विधियाँ। नेक्स्ट है 27 नंबर अर्ध आयु काल शून्य कोटि की अभिक्रिया, ये दोनों तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग इस दोनों को अच्छे से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है 29 नंबर प्रथम कोटि की अभिक्रिया। प्रथम कोटि की अभिक्रिया, इसको भी याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, इसको भी याद कर लीजिएगा। प्रथम कोटि की अभिक्रिया और द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, दोनों को आप लोग याद कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट देखिए 31 नंबर अभिक्रिया की आश्विकता, इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट देखिए 32 नंबर अधिशोषण, ये 5वें चैप्टर से है, 5वें चैप्टर से है अधिशोषण। 33 नंबर देखिए अधिशोषण के प्रकार, उत्प्रेरण हो गया, कोलाइड हो गया, कोलाइड विलयन का वर्गीकरण हो गया, पेप्टीकरण हो गया, अपोहन हो गया, इन सभी को आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। टिंडल प्रभाव हो गया, इसको भी आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। ब्राउनी गति हो गया, स्कंद अथवा उर्णन हो गया, हार्डी सुलजे का नियम, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। रच्छी कोलाइड हो गया, इसको भी याद कर लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। स्वर्ण संख्या, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए
चैप्टर 6 से है नाइट्रोजन परिवार के तत्व, नाइट्रोजन परिवार के तत्व। अब 46 नंबर देखिए, हैबर विधि द्वारा अमोनिया का निर्माण, मतलब हैबर विधि द्वारा अमोनिया का निर्माण, अमोनिया कैसे बनाया जाता है उसको आप लोगों को समझना है, सोचना है, समझना है, याद करना है। तो यहाँ पर देखिए अमोनिया का निर्माण करना है, तो अमोनिया का सूत्र होता है NH3। इसको आप लोगों को विधिवत याद करना होगा कि हैबर विधि द्वारा अमोनिया का निर्माण कैसे होता है। अब देखिए नेक्स्ट है ऑस्टवाल्ड विधि द्वारा नाइट्रिक अम्ल का निर्माण, मतलब नाइट्रिक अम्ल का निर्माण ऑस्टवाल्ड विधि द्वारा कैसे होता है, इसको भी आप लोगों को अच्छे से देखना है। अब नेक्स्ट देखिए 48 नंबर है समूह 16 के तत्व ऑक्सीकरण परिवार, इसको भी आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट देखिए सल्फर डाइऑक्साइड SO2, इसको भी याद कर लीजिएगा अच्छे से। अब देखिए संपर्क विधि द्वारा सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण, सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण मतलब H2SO4 का निर्माण, H2SO4 का निर्माण संपर्क विधि द्वारा कैसे होता है, मतलब कैसे किया जाता है, इसको भी आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए क्लोरीन बनाने की विधि, क्लोरीन बनाने की विधि मतलब क्लोरीन कैसे बनता है, इसको भी आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। अब 6वां चैप्टर समाप्त हुआ। अब नेक्स्ट है 7वां चैप्टर, 7वां चैप्टर मतलब 52 नंबर से है डी ब्लॉक के तत्व, संक्रमण तत्व, इसको भी याद कर लीजिएगा, 7वें चैप्टर से है। नेक्स्ट है 53 नंबर लेंथेनाइट तथा एक्टिनाइट, इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा, 7वां चैप्टर से बस 2 ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप इस दोनों को आप लोग याद कर लीजिएगा। अब आगे देखिए है 8वां चैप्टर, 8वां चैप्टर से है उपसहसंयोजक यौगिक, उपसहसंयोजक यौगिक, इसको भी याद कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए उपसहसंयोजक यौगिकों का नामकरण, मतलब इसका नामकरण IUPAC नाम, इसको भी आप लोग अच्छे से ये देख लीजिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जरूर पूछा जाता है। देखिए नेक्स्ट है लिगेंड, लिगेंड क्या होता है, इसको भी आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा। अगर जिस टॉपिक्स का आप लोगों को नहीं पता होगा उसको आप लोग बता दीजिएगा, मैं उसका वीडियो बना दूंगा, अच्छे से समझा दूंगा, आप लोगों को समझ में आ जाएगा, बोर्ड एग्जाम में कोई तकलीफ कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आगे नेक्स्ट देखिए संयोजकता आबंध सिद्धांत, संयोजकता आबंध सिद्धांत, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। हेलो एल्केन, हेलो एल्केन, इसको भी देख लीजिएगा। हेलो एल्केन का नामकरण, इसको भी आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। अब देखिए बुर्ज अभिक्रिया, सभी इंपॉर्टेंट है, इन सभी को देख लीजिएगा। अब देखिए नेक्स्ट है 61 नंबर SN1 SN2 अभिक्रिया, इसको भी आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। अब नेक्स्ट देखिए हेलो एरीन, हेलो एरीन भी इंपॉर्टेंट है, इन सभी को भी आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। अब नेक्स्ट देखिए 63 नंबर है हेलो एरिनो का नामकरण, हेलो एरिनो का नामकरण कैसे किया जाता है, इसको भी आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा। अब नेक्स्ट देखिए इंपॉर्टेंट क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन हो गया, क्लोरोफार्म हो गया, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। अब नेक्स्ट देखिए एल्कोहल मतलब OH हो गया, इसको भी आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, एल्कोहल। अब नेक्स्ट देखिए 68 नंबर एल्कोहल का वर्गीकरण, एल्कोहल का वर्गीकरण कैसे किया जाता है। यहाँ पर देखिए यहाँ से 9वां चैप्टर मतलब 10वां चैप्टर स्टार्ट हो गया है, यहाँ से 10वां चैप्टर से एल्कोहल से ये सभी महत्वपूर्ण टॉपिक्स है। अब देखिए ये 59 नंबर प्राथमिक द्वितीयक एवं तृतीयक एल्कोहल में विभेद, इसको भी आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट देखिए 70 नंबर एथिल एल्कोहल या एथेनॉल, एथिल एल्कोहल या एथेनॉल C2H5OH, इसके बारे में पूछा गया है, इसको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए फिनॉल, फिनॉल का सूत्र होता है C6H5OH, इसको भी आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा और समझ लीजिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिनॉल का वर्गीकरण, फिनॉल का वर्गीकरण कैसे होता है, इसको भी आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। 73 नंबर है फिनॉल के निर्माण की विधियाँ, मतलब फिनॉल का निर्माण कैसे किया जाता है, इसकी विधियाँ लिखना है। नेक्स्ट देखिए 74 नंबर ईथर तथा ईथरों का वर्गीकरण, ईथर तथा ईथरों का वर्गीकरण, इसको भी आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। फिर उसके बाद देखिए ईथर का नामकरण, ईथरों के निर्माण की विधियाँ कैसे किया जाता है, इसको भी आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। उसके बाद देखिए डाई एथिल ईथर बनाने की विधि, डाई एथिल ईथर बनाने की विधि कैसे है, इसको भी आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। अब देखिए यहाँ से 11 चैप्टर स्टार्ट होता है, यहाँ से इस चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट होता है। एल्डिहाइड, चैप्टर 11 से महत्वपूर्ण टॉपिक्स लिया गया है एल्डिहाइड, इसको भी आप लोग देख लीजिएगा एल्डिहाइड के बारे में। अब नेक्स्ट देखिए एल्डिहाइड एवं कीटोन का नामकरण, और उसके बाद है कार्बोसिलिक अम्ल, कार्बोसिलिक अम्ल, कार्बोसिलिक अम्ल का वर्गीकरण, कार्बोसिलिक अम्ल का नामकरण, इसका भी सभी को आप लोग याद कर लीजिएगा। स्मिथ अभिक्रिया क्या होता है, नाइट्रो यौगिक क्या होता है, फार्मिक अम्ल क्या होता है, नाइट्रोबेंजीन क्या होता है, इन सभी को आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा और देख लीजिएगा क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है। अब यहाँ से देखिए चैप्टर नंबर 12 से लिया गया है, चैप्टर नंबर 12 से महत्वपूर्ण टॉपिक्स को लिखा गया है। तो यहाँ पर देखिए चैप्टर नंबर 12 से है एथिल एमीन बनाने की विधि, मतलब एथिल एमीन कैसे बनता है। एथिल एमीन का सूत्र होता है C2H5NH2, इसको आप लोग
याद कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा कि कैसे बनता है, अच्छे से समझ लीजिएगा। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट है डाईएजोनियम लवर, डाईएजोनियम लवर चैप्टर 12 से लिया गया है। अब उसके बाद आता है चैप्टर नंबर 13, चैप्टर नंबर 13 से लिया गया है कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट के बारे में याद कर लीजिएगा। मालिश परीक्षण, इसको भी याद कर लीजिएगा। डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, सेलुलोज क्या होता है, एमिनो अम्ल क्या होता है, प्रोटीन क्या होता है, डीएनए क्या होता है, आरएनए क्या होता है, इसको आप लोग सभी से को आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है एंजाइम। उसके बाद नेक्स्ट देखिए विटामिन, विटामिन के बारे में मतलब विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, सभी विटामिन के बारे में मतलब विटामिन ए की कमी से क्या होता है, विटामिन बी की कमी से क्या होता है, इन सभी को आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये विटामिन बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप अच्छे से आप लोग याद कर लीजिएगा पूरा। अब देखिए 99 नंबर है न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक अम्ल क्या होता है, इसको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। फिर देखिए 100 नंबर है, लास्ट है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या होता है, इसको भी आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार से मैंने केमिस्ट्री के सभी चैप्टर से 100 महत्वपूर्ण टॉपिक्स को बता दिया है। इन सभी टॉपिक्स को अगर आप लोग सभी टॉपिक्स को याद कर ले रहे हैं, सभी टॉपिक्स को आप लोग बस एक बार देख रहे हैं, दोहरा दे रहे हैं, तो आप लोग परीक्षा में 90-95 प्लस नंबर आराम से लेकर आएंगे, कोई नहीं रोक सकता है। 95 प्लस नंबर, इसीलिए इस सभी को आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। और जो टॉपिक समझ में नहीं आएगा आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा, आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा और परीक्षा अच्छे से दीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।